इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस को। तो आते हैं एक्सरसाइज 3.7 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में तीन वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए जरा क्वेश्चन को समझते, क्या बोला है कि दो मित्रों के बीच बातचीत हो रही है। कह रहे हैं कि दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है और अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है और बीजू की जो आयु है उसकी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। अब कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो हमें अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों के आयु को, वर्तमान आयु को x वर्ष और y वर्ष मान लेते हैं। तो माना कि अनी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। अब जरा बात कर लेते हैं, हमने अनी की आयु वर्तमान मान लिया x वर्ष और बीजू की वर्तमान आयु को हमने y वर्ष मान लिया। हमें क्या कहा है कि अनी के पिता हैं धर्म, उनकी जो आयु है यानी कि धर्म की आयु। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं, समीकरण 1 की बात कर लेते हैं। प्रश्नानुसार हमें सबसे पहले ये लाइन में भी मालूम है कि अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है, यानी कि अगर हम अनी के आयु में से बीजू के आयु को घटा दें तो कितना आ रहा है, 3 वर्ष आ रहा है। ये हमारा समीकरण 1 बना। अब जरा बात करते हैं अनी के पिता धर्म की आयु। धर्म की जो आयु है ये अनी की आयु की दुगनी, यानी कि अनी की आयु का दुगना, अनी की आयु की दुगनी जो हमारा x गुना 2 यानी कि धर्म की आयु हो गया 2x। अब जरा कैथी और बीजू की बात कर लेते हैं। कहा है कि बीजू की जो आयु है, यहां है बीजू, बीजू की आयु और यहां कैथी की आयु। अब हमें कहा क्या है क्वेश्चन में
कि बीजू की जो आयु है वह कैथी की आयु की दुगनी है, यानी कि कैथी छोटी है, बीजू बड़े हैं, तो कैथी के साइड गुना कर देंगे 2 से, यानी कि बीजू की आयु को हमने y माना है, गुना y बराबर 2 गुना कैथी की आयु, यानी यहां से y का मान आ जाएगा कैथी की आयु आ जाएगी, यहां से कैथी की आयु, ये हमारा आ गया y और ये गुना 2 है जो ये आ गया बटा में, यानी कि कैथी की आयु आ गई y/2। अब हमें क्या कहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, यानी धर्म और कैथी की आयु को घटा दे तो 30 वर्ष बन जाता है। पुनः धर्म हमारे यानी धर्म और कैथी की आयु का अंतर 30 वर्ष, यानी धर्म की आयु हमारा है 2x माइनस कैथी की आयु y/2 बराबर में 30। ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए तो समीकरण 1 में हमारा यहाँ x है और वहाँ 2x है, तो इस समीकरण में अगर हम 2 से गुना कर दें और इस समीकरण में 1 से गुना कर दें तो हमारा x वाला बराबर हो जाएगा। x वाला बराबर हो गया तो दोनों के साइन को देख लेते हैं, तो साइन हमारा दोनों प्लस में है, यानी कि सेम साइन है तो घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 में हम गुना कर रहे हैं 2 से और घटा रहे हैं समीकरण 2 में गुना करके 1 से। अब जब समीकरण 1 में 2 से गुना किया तो 2x माइनस 2y और 3 में 2 से गुना किया तो 6, 1 से गुना करने पर सेम टू सेम यानी कि 2x माइनस y/2 बराबर में 30। साइन को चेंज कर लेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गए। अब इन दोनों को हमें घटाना है, यानी कि माइनस 2y और प्लस y/2 बराबर में 6 प्लस में 30 माइनस में घट करके 24। यहाँ नीचे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 2, 1 से 2 बार में 2 को 4 से गुना किया, 2 को 2 से गुना किया तो 4y और प्लस 2 से 2 एक बार में 1 को y से गुना किया तो y बराबर में माइनस 24 और इसके नीचे 1 लिख देंगे। माइनस 4y और प्लस y मिल करके माइनस 3y बटा में 2 और यहाँ से माइनस 24 बटा में 1, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 24 को काट दिया 8 बार में, यानी कि y का मान आ गया यहाँ से हमारा 16। अब y का मान हमने 16 लाया है तो y के मान को रख लेंगे समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस y/3 बराबर 3, यानी कि x माइनस y की जगह 16 बराबर 3, यानी यहाँ से x का मान निकल गया 3 + 16, यानी कि x का मान आ गया 19। यानी x हमने माना था अनी की आयु, यानी कि अनी की वर्तमान आयु हमारा आ गया x और बीजू की वर्तमान आयु जिसे हमने y माना था तो x का मान आया 19, यानी कि अनी की वर्तमान आयु 19 वर्ष और बीजू की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा सवाल है, एक मित्र दूसरे से कहता है क्या कहता है? कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है
यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। चलिए जरा क्वेश्चन को समझते हैं। यहां दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं। एक दूसरे से कह रहा है कि पहला वाला दूसरे से कह रहा है कि यदि आप मुझे 100 रुपए दे दें तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरे से रहा नहीं गया, वह कह अरे अरे अभी रुकिए रुकिए जरा, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, ऐसा दूसरा कहता है। हमें बताना है कि उनके पास कितनी कितनी संपत्तियां यानी कितनी पैसे हैं उनके पास। चलिए मान लेते हैं हम एक मित्र को मित्र ए और दूसरे को मित्र बी। तो मित्र माना कि मित्र ए की संपत्ति बराबर 100 रुपए तथा मित्र बी की संपत्ति बराबर y रुपए। हमने क्या मान लिया कि ए मित्र की जो संपत्ति है वो 100 रुपए है और मित्र बी की संपत्ति y रुपए है। अब इन दोनों के कन्वर्सेशन को देखते हैं, इन दोनों के बातचीत को हम लोग देखते हैं जरा। तो ये पहला मित्र दूसरे से कह रहा है, मित्र ए मित्र बी से कह रहा है कि आप मुझे 100 दे दें। ये मित्र ए है, मित्र ए के पास की राशि है और ये मित्र बी के पास की राशि है। ये मित्र ए बी से कह रहा है कि आप मुझे 100 दे दें। तो इन्होंने क्या किया, इनको 100 दे दिया। तो जब इनको 100 देंगे तो इनके पास प्लस 100 हो जाएगा, लेकिन इनके पास तो 100 कम जाएंगे, तो ये -100 हो गए। ठीक है, यदि आप मुझे 100 दे दे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ये कह रहे हैं कि मैं आपसे 2 गुना धनी, यानी अमीर ये हो रहे हैं, इनके पास कम पैसा है तो जहाँ कम होता है उधर गुना कर देते हैं, तो इधर 2 से गुना कर दिया। तो ये बन गया हमारा x + 100, 2 में y से गुना किया तो 2y और 2 में -100 से गुना किया तो -200, यानी x + 2y को इधर लाया -2y और -200 और ये +100 को इधर ले आया तो -100, यानी कि x - 2y बराबर -300। ये हमारा समीकरण 1 बना। अब दूसरे मित्र की बात को भी सुन लेते हैं, मित्र बी। चलिए मित्र बी की बात को सुनने के लिए इन दोनों की संपत्तियों को लिख लिया। इस बार मित्र बी कह रहा है ए से कि आप मुझे 10 दे दें। तो इस बार इन्होंने भी 10 दे दिया। तो 10 दिया तो इनके पास 10 बढ़ गए, लेकिन इनके पास 10 घट गए। तो मित्र कह रहा है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी इस बार ये मित्र धनी हो रहे हैं तो गुना कम वाले के साइड करते हैं, तो इस साइड 6 गुना कर दिया। सॉल्व कर देते हैं, 6 से x में गुना किया तो 6x - 60 बराबर ये y + 10, यानी कि 6x + y को इधर लाया तो -y और ये 10 -60 को इधर लेके आया तो +60 हो गया, यानी कि 6x - y बराबर 70। और ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को जरा गौर से देखते हैं। तो यहाँ 2y है और यहाँ y है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं 2y होने के लिए, और इसमें 1 से ही गुना कर देते हैं। दोनों का साइन देख रहे हैं, दोनों का साइन भी सेम है, तो समीकरणों को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 1 में हमने 1 से गुना किया और घटा रहे हैं समीकरण 2 में 2 से गुना करके। चलिए जरा 1 से गुना किया, समीकरण 1 में सेम रह गया, x - 2y बराबर -300, 2 से गुना कर दिया तो 6 दूनी 12x, 2 से y में गुना कर दिया -2y और 2 में 70 से गुना कर दिया तो 140। घटाने में साइन को करेंगे चेंज, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गए, ये प्लस में x और यहाँ माइनस में 12x, तो यहाँ घट करके बचे ये -11x, यहाँ -300 और -140 मिल करके -440,
माइनस से माइनस को काट दिया और 11 से काटा 4 और 0, यानी कि x का मान आ गया 40। अब x के मान को रख लेंगे समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस 2y बराबर में -300, तो x की जगह रखा 40 माइनस 2y बराबर -300, यानी -2y बराबर -300 और ये प्लस का 40 इधर आया तो -40, -2y बराबर -340, माइनस से माइनस को काट दिया और 2 से इसको काटा 170 बार में, यानी कि y का मान आ गया 170। तो x और y हमने क्या माना था मित्र, a और b की संपत्ति माने थे हम लोग, यानी कि मित्र a की संपत्ति कितना है, तो मित्र a की संपत्ति को हमने 100 रुपये माना, यानी कि मित्र a की संपत्ति है 40 रुपये, और मित्र b की संपत्ति कितना है, तो मित्र b की संपत्ति को हमने y रुपये माना था, यानी इनके पास 170 रुपये। अब हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं दोनों मित्रों के कन्वर्सेशन को, अगर मित्र a की बात माने और मित्र b इनको 100 दे दे तो इनके पास तो 140 हो जाएगा, इनके पास 70 ही बचेगा, तो ये दुगना अमीर हो जाएंगे, सही बात। अब मित्र b की बात सुन लेते हैं। मित्र b ने कहा था कि आप मुझे 10 दे दे, तो इन्होंने 10 दिया, तो ये 180 हो गया, ये 30 हो गया, 6 गुना, बिल्कुल सही है ना। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का हल किया। आते हैं अपन अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा सवाल हमारा, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी दस किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से दो घंटे कम लगते। और यदि रेलगाड़ी दस किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए जरा ध्यान देते हैं, कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी जो है वह कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि दूरी हमारे पास निश्चित है कि कुछ दूरी जो है वो समान चाल से जा रही है। अब कहा जा रहा है कि अगर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, यानी जिस स्पीड से चल रही है उससे 10 और अधिक स्पीड चलती, तब उसको जो समय लग रहा है उससे 2 घंटे कम लगते। लेकिन यहीं पर अगर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती, यानी जिस स्पीड से चल रही है उससे 10 कम चलती स्पीड से, तब उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लगते। हमें बताना है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। चलिए जरा, तो हम मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल
बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूरी तय करने में लगा समय बराबर y घंटा है। हमने क्या क्या मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल है x और समय लगा है y घंटा, तो दूरी कितनी हो जाएगी? तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी कि चाल को हमें क्या करना है? समय से गुना कर देना है। चाल हमारा है x और समय है y, तो दूरी हमारा हो गया xy। अब जरा आ जाते हैं क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी जिस स्पीड से रेलगाड़ी चल रही है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है, यानी स्पीड की बात कर रहे हैं। तो स्पीड हमारा है x, 10 अधिक यानी कि 10 जोड़ दिए, यानी कि अगर स्पीड चलती 10 किलोमीटर प्रति घंटा तब इसे समय 2 घंटे कम लगते, यानी समय y घंटा अभी लग रहा है, इससे 2 घंटा कम यानी कि माइनस कर दिया। अभी ये हमारा चाल है और ये हमारा समय है। चाल गुने समय बराबर दूरी हमारी है xy। तो जरा इसे हल करते हैं। x से y में गुना किया xy, x से -2 में गुना किया -2x, 10 से y में गुना किया 10y, 10 से -2 में गुना किया -20 बराबर में xy को xy से काट दिया और हमारा समीकरण मिल गया हमें इस प्रकार, -2x प्लस 10y और -20 को इधर भेज दिया तो +20। ये इसको हम बना लिए समीकरण 1। अब जरा आगे आते हैं, फिर से दोबारा पढ़ते हैं। अभी जिस स्पीड से चल रही है उससे 10 कम चलती है, यानी अभी x चल रही है इससे 10 कम, यानी कि 10 घटा दिए स्पीड को, तब इसे समय 3 घंटे अधिक लगते। तो समय y लग रहे हैं 3 घंटे अधिक, यानी कि 3 जोड़ दिया, दूरी उतना ही है। चाल गुना समय हमारी दूरी यानी कि xy। फिर से समीकरण बनाने के लिए गुना कर लेते हैं। x को y से गुना किया तो xy, 3 को x से गुना किया +3x, -10 को y से गुना किया -10y, -10 को 3 से गुना किया -30 बराबर में xy और xy को काट दिया तो इस प्रकार हमारा दूसरा समीकरण बन गया 3x - 10y बराबर +30। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। यहाँ है प्लस में 10y और यहाँ है माइनस में 10y, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 है हमारा -2x प्लस 10y बराबर में +20 और दूसरा समीकरण है हमारा 3x - 10y बराबर 30। तो 10y और 10y कट गया, यहाँ -2x और +3x जोड़ेंगे तो +x आ जाएगा और 30 और 20 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से 50 आ गया, यानी x का मान आ गया हमारे पास 50। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख लेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारा समीकरण 1? तो हमारा समीकरण 1 है -2x प्लस 10y बराबर 20। चलिए जरा अब x का मान रखते हैं, यानी कि -2 इंटू x की जगह 50 प्लस 10y बराबर में 20, माइनस को गुना किया तो 50 दूनी 100 यानी कि -100 प्लस 10y बराबर 20। यहाँ से मान निकालेंगे आगे तो हमारा ये -100 को इस साइड लाएंगे तो +100 बन जाएगा, यानी कि 10y बराबर 20 प्लस 100, यानी कि 10y बराबर आ गया हमारा 120। 10 से 12 बार में काट दिया, यानी कि y का मान आ गया 12। तो x और y हमने क्या माना था? हमने माना था x रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल को हमने माना था x। ये चाल आ गया हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समय को हमने माना था y, दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय को हमने माना था y। ये आ गया हमारा 12 घंटे, y का मान 12 आया यानी कि 12 घंटे, यानी कि हमें निकालनी थी दूरी बराबर x गुने y, यानी कि 50 को गुना कर देंगे 12 से तो ये आ जाएगा हमारा 600 किलोमीटर, यानी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आ गई 600 किलोमीटर। हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में चौथा सवाल है हमारा, एक कक्षा के विद्यार्थियों को
पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी कम होते, यहां अधिक था, अब यदि तीन कम हो जाए, यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी कम होते तो दो पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। फिर कह रहा है कि अगर एक पंक्ति में तीन विद्यार्थी अधिक होते तो कुल पंक्तियों, जितना कुल पंक्ति बना है उसमें एक कम पंक्ति बनती। लेकिन फिर कह रहा है कि अगर तीन विद्यार्थी कम होते तो दो पंक्ति अधिक बनती। हमें बताना है कक्षा में कितनी विद्यार्थी हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या x, पंक्तियों की संख्या बराबर x तथा एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को हम मान लेते हैं y। यदि कुल पंक्ति x है और एक पंक्ति में y विद्यार्थी है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी x गुने y, यानी जितना एक पंक्ति में है उसको गुना करवा देंगे टोटल पंक्तियों की संख्या से। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी कुल पंक्तियों की संख्या में एक में जितने हैं तो कुल में एक वाले से गुना कर दिए तो टोटल निकल गया हमारा xy विद्यार्थियों की संख्या। अब आते हैं क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि यदि यहाँ देख लेते हैं, यहाँ x लिखे हैं और यहाँ y लिख रहे हैं, ठीक। ये हमारा पंक्ति की संख्या है और इसमें एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। बोला क्या कि यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी अधिक होते तो विद्यार्थी के साइड हमने 3 बढ़ा दिया, तो एक पंक्ति कम होती तो पंक्ति की संख्या से 1 घटा दिए। अब पंक्तियों की संख्या से एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या से गुना कर देंगे तो ये आएगा कुल विद्यार्थियों के बराबर। गुना कर देते हैं, x को y से गुना किया xy, x को 3 से गुना किया प्लस 3x माइनस 1। चलिए गुना करते हैं, -1 से y में किया -y और -1 में 3 से किया तो -3 बराबर में xy। xy को xy से काट दिया तो इस प्रकार हमारा समीकरण बन गया 3x - y बराबर में 3। ये हमारा समीकरण 1। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। अब इस बार क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो पंक्ति y थी, 3 विद्यार्थी कम कर दिए हमने, तब 2 अधिक पंक्ति बनती, यानी पहले x पंक्ति बन रही थी अब 2 अधिक, यानी x को गुना कर दिया, यानी कुल पंक्तियों की संख्या में एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या से गुना कर देंगे तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या मिलेगी और कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारा है xy। xy को xy से गुना किया तो xy, x को -3 से गुना किया तो -3x और 2 को y से गुना किया तो +2y और +2 को -3 से गुना किया -6 बराबर में xy। xy और xy को काट दिया तो इस प्रकार हमारा दूसरा समीकरण बन गया -3x + 2y बराबर 6। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। यहाँ है +3x और यहाँ है -3x। बस करना क्या है, साइन अलग अलग है
बराबर तो है ही, तो दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो पहला समीकरण है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा समीकरण है हमारा माइनस 3x प्लस 2y बराबर में 6। चलिए जरा जोड़ना ही है। तो प्लस 3x और माइनस 3x कट गए, ये माइनस में y और प्लस में 2y घट करके 1y बचा, 6 और 3 मिल करके 9। y का मान आया 9, तो y का मान रख लेंगे हम लोग समीकरण 1 में, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस वाई बराबर 9, यानी कि 3x माइनस वाई की जगह 9 रखा, अच्छा बराबर 3 है यहाँ, तो 3, अब माइनस 9 को इधर भेज देंगे, तो 3x बराबर 3 प्लस 9, यानी कि 3x बराबर 12। 3 से 12 को काट दिया 4 बार में, यानी x का मान आ गया 4। अब x और y हमने क्या माना था, हमने x माना था पंक्तियों की संख्या, यानी कि पंक्तियों की संख्या है 4 पंक्ति बनी है टोटल अभी, x माना था हमने, और एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को हमने y माना था। तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को हमने y माना, ये आ गया 9। तो कुल विद्यार्थी की संख्या हमें निकालना था, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ये हमारा xy था, यानी कि 4 गुने 9, यानी कुल कितने विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थी हैं टोटल क्लास में। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिखा है, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 3 गुना एंगल B और बराबर 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए जरा देखते हैं, हमें 3 कोण दिए गए हैं A, B और C के रूप में, और हमें दिया गया है कि एंगल C जो है वो 3 गुना एंगल B के बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है 2 गुना एंगल A प्लस B के। हमें तीनों कोण ज्ञात करना है। चलिए जरा हल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इसी नियम का प्रयोग हम करेंगे, यानी कि इसके अनुसार हमारा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एंगल A और एंगल B को रहने देंगे और एंगल C को चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें दिया गया है कि एंगल C बराबर 3 गुना एंगल B है। हमें क्या दिया गया है कि एंगल C बराबर जो है ये 3 गुना एंगल B है। तो एंगल C की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 गुना एंगल B बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा पहला समीकरण बन गया एंगल A प्लस एंगल 3 एंगल B और एक और एंगल B, ये दोनों मिलकर के 4 एंगल B बराबर 180 डिग्री। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो इन दोनों को बराबर करते तो देखिए हमें क्या मिलता है, कर रहे हैं हम 3 एंगल B को बराबर 2 गुना एंगल A प्लस एंगल B के, यानी कि 3 इंटू एंगल B बराबर 2 को एंगल A से गुना किया 2 एंगल A और प्लस 2 एंगल B। 2 एंगल B को इधर भेज देंगे, यानी कि 3 एंगल B प्लस 2 एंगल B इधर आया माइनस 2 एंगल B बराबर 2 एंगल A। तो इस प्रकार हमें यहाँ मिल रहा है 3 एंगल B में से 2 एंगल B घटाने पर एंगल B बराबर 2 इंटू एंगल A। तो इस एंगल B के मान को हम समीकरण 1 में रख लेंगे, तो यहाँ से हमारा B का मान आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं, काम आएगा आगे। तो यहाँ से लिखेंगे B का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे हम प्रतिस्थापन विधि से बना दे रहे हैं ना, ज़्यादा आसान लग रहा है ये। तो B का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारा एंगल A प्लस 4 इंटू एंगल B
बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस 4 इंटू एंगल बी के जगह पर 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ गुना होकर के ये हो जाएगा एंगल ए प्लस 4 गुने 2 हो गया 8 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो 8 और 1 मिलकर के हो गए 9, यानी कि 9 इंटू एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो 9 से काट दिया 20 बार में, यानी कि एंगल ए का मान हमारा आ गया 20 डिग्री। अब हमने एंगल ए का मान निकाल लिया है, तो एंगल बी का मान निकालने के लिए इसे हम दूसरे समीकरण में लिख देंगे। तो एंगल ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दूसरा समीकरण है हमारा एंगल बी बराबर 2 एंगल ए, यानी कि 2 इंटू एंगल ए का मान 20 डिग्री, यानी कि 20 गुना 2 40 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी मिल गया। अब हमें एंगल सी निकालना है, तो हमें मालूम है कि एंगल सी बराबर जो है ये 3 गुना एंगल बी है। हमें स्टार्टिंग में ही मालूम है कि एंगल सी बराबर 3 गुना एंगल बी है, यानी कि 3 गुने एंगल बी के जगह 40 डिग्री, यानी ये आ गया 120 डिग्री। इस प्रकार हमने तीनों को निकाल लिया। एंगल ए निकाला हमने 20 डिग्री, एंगल बी निकाला हमने 40 डिग्री और एंगल सी निकाला 120 डिग्री। तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।